hello everyone. How are you? How's everything going in your life, personal and UPSC journey and everything? I hope everything is well in your family and you are healthy. Plus, you are, preparing for the UPSC with consistency. So, हमारा जो टारगेट है क्या, एक भी यूपीएससी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा. वो टारगेट के साथ हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं. रोज एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं. क्या रोज एक लेक्चर आपको प्रोवाइड यहाँ पे होता जा रहा है. ठीक है, तो हमारा टारगेट जो है वो आई थिंक पूरा हो जाएगा. 80 लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे. आपके पेपर से पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करेंगे एंड आई होप हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, जो हमारा टारगेट है. उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी यहाँ पे अपलोड करना शुरू करेंगे. सेकेंडली, जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है वो सब सेल्फ पेस सीरीज में होता है. ठीक है, नो एक्स्ट्रा लॉन्ग वीडियोस, ओनली टू द पॉइंट लेक्चर. ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स लेके हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे जो बेशकीमती चीज़ है वो है टाइम. ठीक है, हम यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते. सेकेंडली, अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे डेली क्वेश्चंस भी लगते हैं, वहाँ पे डेली कुछ नोट्स भी प्रोवाइडेड होते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेंगे. ऑल्सो माई टीम इज़ डिसाइडिंग टू डू समथिंग गुड. ठीक है, हम सोच रहे हैं कि डेली एक वीडियो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए शॉर्ट्स के अंदर. ठीक है, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं. आई होप आपके लिए ये जो जर्नी है हमारे साथ जो आप जुड़े हो, ठीक है, अब हम एक फैमिली बन गए हैं. हमारी जर्नी ऐसी बन गई है और हमारा एक ही मोटिव है. वो क्या है, यूपीएससी का एक भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए. ठीक है, तो अगर आप इस जर्नी में हो तो आपका पेपर से पहले आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरा फ्री हो जाएगा. ठीक है, प्लस आपके प्रीवियस ईयर पेपर फ्री हो जाएंगे, प्लस रेगुलर एक क्वेश्चन आएगा. तो मानो आपको 3 चीज़ें यहाँ पे गेन हो रही हैं. जस्ट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब एंड सी द वीडियोज डेली. बिल्कुल भी डिले मत करना, सोचना कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ प्लेलिस्ट को और बाद में देखूंगा, पेपर के पहले देखूंगा. देखो, मैं रोज एक एक वीडियो क्यों लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके दिमाग में कंसिस्टेंटी रहे. ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहे. और आपको पता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्या है, 10% है आपका यूपीएससी का, क्या है 10%. और आपको कितने चाहिए होते हैं, 50% के आसपास ही चाहिए होती हैं क्लियर करने के लिए, राइट. मान लो 10% आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा है तो कोई गलत है. ठीक है, आपका बेसिक है ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस. ठीक है, आप लबाजना भी जाओगे तो यही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. समझ में आ गया. तो आप मानो कि आपके लिए पूरा ऑल इन वन ये इस सीरीज के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, तो ऑल इन वन है सीरीज के अंदर. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया टुडे. ठीक है, एक सेकेंड. इससे पहले क्या किया था, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स करे हैं इंडिया के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर. नहीं देखा तो जाके देखो, क्योंकि डॉट टू डॉट क्या होता है, कनेक्ट होते हैं लेक्चर. इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं. क्योंकि क्या हो रहा था, मैंने कहा था इंडिया क्या था, बच्चा था. इंडिया धीरे 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 डेवलप होता जा रहा है, राइट. तो अब वो बच्चा डेवलप होते 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 क्या हो रहा है, एक 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 एक, एक हम पॉलिटी को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं. जैसे इंडिया अपने आप को कंप्लीट कर रहा है, वैसे हम भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस उसके साथ कंप्लीट कर रहे हैं, राइट. तब उस टाइम पे क्या हुआ था, हमें आज़ादी मिल गई, राइट. हमें आज़ादी मिल गई और आज़ादी ऐसे मिली कि इंडिया बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था. क्या था, टुकड़ों में बटा हुआ था, राइट. अब वो टुकड़ों को समेट के एक इंडिया बनाया. क्या करा, टुकड़ों को समेट के एक इंडिया बनाया. उसी को हमने बोला फेडरल सिस्टम. ठीक है, अब जो टुकड़े क्यों थे, क्योंकि भाई इंडिया is a wide long country with many religion, customs, tradition, colors, right, thinking, ideology, right. तो अब उन सबको एक कर दिया. ठीक है, किसमें, फेडरल सिस्टम में. और फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इंडिया एक तो है पर स्टेट ऑल्सो हैव देयर ओन से, स्टेट ऑल्सो हैव देयर ओन पावर. तो फेडरल सिस्टम में बताया गया कि इंडिया एज अ यूनियन होल्ड व्हाट एंड स्टेट एज अ सेपरेट एंटिटी होल्ड्स व्हाट पावर. तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, पावर्स. फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, पावर्स. क्या, पावर्स. पावर्स किस चीज की, किस चीज की, खुद को चलाने की. आज आपके पास पावर्स होती हैं, आपको कुछ ना कुछ अथॉरिटी देते हैं फैमिली में, राइट. पापा कुछ अथॉरिटी आपको डेलीगेट कर देते हैं कि चलो ये वाला काम तुम्हारे अथॉरिटी के अंडर होगा. मम्मी बोलती है अच्छा ये अथॉरिटी है आपकी, आप ये चीज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो वैसे ही अब इंडिया में पावर गेम हम देखेंगे
कि किसके पास कितना पावर है, ठीक है, यूनियन के पास कितना पावर है तो स्टेट के पास कितना पावर है। तो वही पावर गेम को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कैसे पावर डिवाइडेड होती है, लिस्ट में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टेट के पास से नहीं है कि हम कितनी पावर स्टेट को दे रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइडेड है पावर, ठीक है। तो वही पावर हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी अमाउंट ऑफ टाइम, नो बकवास, ठीक है। चलो, द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट्स एंड द रीजनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड बोथ ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव जुडिक्शन। मैंने क्या बोला कि पावर नेशनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट मतलब स्टेट, क्या है, डिवाइडेड है, पूरी डिवाइडेड है, तोड़ रखी है पावर को, समझ में आ गया। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये गिवन है, लिस्ट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ये नहीं बोल सकता कि हमारा से है, हमारा ये है, समझ में आ गया। लिस्ट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड बोथ ऑपरेट इन द रिस्पेक्टिव जुडिक्शन, और इनके पास खुद का जुडिक्शन है, रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन है। कैसे, सबसे पहले देखते हैं हम यूनियन लिस्ट, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को क्या प्रोवाइडेड है, और कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट मतलब इसमें यूनियन प्लस स्टेट दोनों शामिल है, क्या, यूनियन प्लस स्टेट दोनों इसके अंदर जुडिक्शन करती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सिंपल सी बात है, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो सब्जेक्ट्स आएंगे जो आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या, जो आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एज बीइंग द नेशन की जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे वो किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब यूनियन लिस्ट के पास। स्टेट लिस्ट देखो तो मतलब जो स्टेट के लेवल से इंपॉर्टेंट है, नॉट द नेशनल लेवल, तो जो स्टेट के लेवल से इंपॉर्टेंट मतलब स्टेट अपना वर्क फंक्शन कर सकता है इंडिपेंडेंटली, तो वो पावर स्टेट्स को दे दी गई है, ठीक है। कॉन्करेंट में क्या है, जो चीजें जो स्टेट और यूनियन को एक साथ मिलकर देखनी चाहिए वो वाली लिस्ट किसमें है, कॉन्करेंट में है। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि दिस बिलोंग्स टू दिस जुडिक्शन, इट इज इन द यूनियन लिस्ट, तो अपना दिमाग दौड़ाना, ठीक है। एनालिसिस उसी को कहते हैं, अगर ये बहुत नेशनल लेवल से इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, वो नेशनल लेवल से इंपॉर्टेंट है, तो किसके पास जाएगा, यूनियन के पास जाएगा, स्टेट के पास जाएगा, ऑब्वियसली यूनियन के पास जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर ये पुलिस है, ठीक है, पुलिस रेगुलरिटी में आती है, राइट, आप कहीं भी जाते हो पुलिस देखते हो, तो रेगुलर क्या कर रही है, स्टेट को रेगुलरिटी में ला रही है, तो वो किसके अंदर जाएगा, स्टेट के अंदर जाएगा। लेकिन अगर आप आर्मी बोलो तो आर्मी के स्टेट कंट्रोल करता है, नहीं, वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो आर्मी किस में चली गई, यूनियन के अंदर, पुलिस किस में चल गई, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चल गई। तो वो दिमाग से, अगर आपने लिस्ट भी नहीं पढ़ी होगी तो दिमाग लगाओ, आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर द नेशन, तो यूनियन में जाएगी, इंपॉर्टेंट एज पर द स्टेट तो वो स्टेट पे जाएगी, एंड इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ यूनियन एंड नेशन, इट विल बी गोइंग इन कॉन्करेंट, ठीक है। चलो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिफेंस, देखो डिफेंस है आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर द नेशन, बाउंड्रीज अपन है हमारी हर जगह, ठीक है, पाकिस्तान हो गई, चाइना हो गई, बांग्लादेश हो गई, म्यांमार हो गई, राइट। वी हैव बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, वी हैव मरीन बाउंड्रीज ऑल्सो, राइट। तो उसके लिए सबसे आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर द नेशन क्या है, डिफेंस है, ठीक है। तो डिफेंस यूनियन लिस्ट में होगा, यस, इट विल बी कंसिडर्ड इन द यूनियन लिस्ट, राइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशन, कहा था ना, इंटरनेशनल रिलेशन मतलब इंडिया के किन किन कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है, इस, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन है एक सब्जेक्ट यूपीएससी में, ठीक है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत प्रीलिम्स एंड मेंस में। आप जब न्यूज़पेपर करंट एनालिसिस करते हो तो इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ते हो, किस नेशन से हमने क्या रिलेशन, क्या नेगेटिव हो रहे हैं, क्या पॉजिटिव हो रहे हैं, राइट। कौन सा नेशन है जो हमारी फ्रेंड लिस्ट में आता है, कौन सा नेशन जो हमारी एनिमी लिस्ट में आता है, वाई दैट नेशन इज इन फ्रेंड लिस्ट एंड वाई दैट नेशन इज इन एनिमी लिस्ट, ये पढ़ना है अपन को, ठीक है। कोई भी नेशन उठाओ, उसको देखो कि उसके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, फ्रेंडली है कि एनिमी है। फ्रेंडली है तो व्हाट आर द पॉलिसीज, ठीक है, जिससे हम फ्रेंडली रिलेशन बना रहे हैं, कौन से एक्सरसाइजेज है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो फ्रेंडली नेचर को प्रमोट करता है। अगर उसका नेगेटिव नेचर है कि भाई वो फ्रेंड नहीं है, तो कौन कौन सी पॉलिसीज है, क्या क्या नेगेटिव है, कौन कौन से कोड्स है जिसपे हमारा उससे 36 का आंकड़ा चल रहा है, ट्रेड रिलेशन क्यों खराब है। तो ये दो चीज़ों में आप बाइफरकेट करोगे, आपका इंटरनेशनल रिलेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बाद आई विल ऑल्सो हैव अ सेपरेट क्लास फॉर इंटरनेशनल रिलेशन की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँ, मेजर जो नेशन है उनके साथ क्या रिलेशन है जो आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, बाउंड्रीज के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम करेंगे। वो इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट उसको छोड़ो, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन किस चीज़ पे इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, यूनियन लिस्ट के अंदर डाला है। और क्या है, पोर्ट्स
पोर्ट्स भी आते हैं भाई, पोर्ट्स भी कनेक्ट करते हैं आपको दूसरी कंट्रीज से, राइट? पोर्ट्स कनेक्ट करते हैं, तो वो भी क्या हुआ, पार्ट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का। अरे यार माई आईज आर लिटिल फॉगी। ओके, रेलवेज ऑल्सो कनेक्ट मैनी स्टेट्स, राइट? इट इज अ नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, रेलवेज एंड हाईवेज। तो ये दोनों को भी हमने यूनियन लिस्ट में डाला है, किसको? रेलवेज को भी और हाईवेज को भी, समझ में आ गया? और इसके अंदर क्या आता है, कम्युनिकेशन, वाईफाई वगैरह का जब भी यू नो कंपनीज वगैरह को क्या बोलते हैं इसमें, जब यूनियन गवर्नमेंट उसको वाईफाई रेंजेस को बेचती है 4G 5G टू डिफरेंट कंपनीज, तो वो कौन हेल्ड करवाता है? यूनियन गवर्नमेंट हेल्ड करवाती है कम्युनिकेशन का, ठीक है? समझ में आ गया? चलो अब आते हैं स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में देखो, जो स्टेट को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है? स्टेट को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे? एक तो पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि स्टेट की पब्लिक है, राइट? पब्लिक ऑर्डर कोई भी होगा, उसके अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट के पास है। और क्या है? पुलिस, स्टेट पुलिस, राइट? तो इसकी अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट के पास है, ठीक है? पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये किसके अंडर आती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, राइट? सैनिटाइजेशन, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह देखे हैं, ठीक है? अभी कभी कंप्लेन करो तो इट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ओके? तो सैनिटेशन भी किसके अंदर आती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। एंड एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट उसको मॉडर्नाइज करता है, राइट? तो इस तरीके से हमने यूनियन और स्टेट लिस्ट पढ़ ली है। नेक्स्ट लिस्ट आते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट पे। कॉन्करेंट मतलब इन दोनों का मिलाप, स्टेट और किसका? यूनियन का मिलाप, जो दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। कैसे? जस्टिस, कोर्ट्स, जुडिशियल सिस्टम, इनमें अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस लाने हैं, तो उसके लिए क्या है? ये कॉन्करेंट लिस्ट है। इसमें क्या करेंगे? यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, क्योंकि या तो सुप्रीम कोर्ट होता है, किसमें? सेंटर पे होता है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट सेंटर पे होता है, उसके नीचे क्या होता है? हाई कोर्ट्स होते हैं, जो स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं, हाई कोर्ट, ठीक है? तो ये क्लस्टर है, इसका मतलब यहाँ पे यूनियन भी इन्वॉल्व है और स्टेट भी इन्वॉल्व है। समझ में आ गया? क्लस्टर है, दोनों चीजें इन्वॉल्व है, तो इसका डिसीजन भी क्या लेंगे? दोनों ही लेंगे। समझ में आ गया? एजुकेशन, ठीक है, मतलब एजुकेशन लेवल हमारे जो जितने भी स्टेट है उनके क्या है? सेम ही है, ठीक है? आप किसी भी स्टेट में जाके कोई भी पेपर दे सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम क्या है? सेम है। एनसीईआरटीज क्या है? सेम है। समझे तुम? तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम को यूनिवर्सल बनाया और ये दोनों के अंडर आता है, यूनियन में भी और स्टेट में भी, ठीक है? ट्रेड यूनियंस बनाते हैं बहुत सारे लोग, प्रोडक्शन लाइंस वगैरह में ज़्यादातर बनती है ये। तो ट्रेड यूनियंस भी किसके अंदर है? कॉन्करेंट में है। और फॉरेस्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की कुछ भी रिलेटेड चीज़ें होंगी, डिस्कशन होगा, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। मतलब यूनियन और स्टेट दोनों का इसके अंदर से होता है। तो अब आपको समझ में आ गया लिस्ट किस तरीके से बाइफरकेट है, यूनियन की, स्टेट की और कॉन्करेंट की। चलो अब इसमें एक छोटा सा नोट है जो मैं आपको बताती हूँ, जो दिमाग में रखने वाली चीज़ है। पहली चीज़ क्या था? टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन वर्ड यूज नहीं है, इसकी जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्यों है बताओ? पहले वाले लेक्चर्स में मैंने करा था स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जब मैंने पढ़ाई थी, जब मैंने आपको बताया था यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है? इसलिए मैं कहती हूँ पहले लेक्चर्स जाके पढ़ो, ठीक है? इसका मैं एक छोटा सा रिकैप देती हूँ। यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए बनाया गया क्योंकि उस टाइम पे क्या था? प्रिंसली स्टेट्स का प्रकोप था, ठीक है? इंडिया जैसा आज़ाद हुआ था, एज आई सेड कि बच्चा था, तो इसलिए क्या करते थे हम? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स के ऊपर नहीं दे सकते थे। अगर हम स्टेट्स को उस टाइम पे हावी होने देते, क्या होने देते? हावी होने देते उस टाइम पे हम स्टेट्स को, तो स्टेट्स भाई क्या करती? अपने हिसाब से चलती। वो क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिलीव करेगी जब उनके पास खुद की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है? तो इसलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स की जगह फेडरेशन वर्ड यूज करा। मतलब हमने उस टाइम पे कुछ पावर्स स्टेट्स को दी और मेजर पावर यूनियन ने रिटेन करी, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे स्टेट्स पे एक तरीके से पूरा अंधा विश्वास नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि क्या होता था? पॉलिटिकल पार्टीज में भी लोग क्या थे यार? अनएजुकेटेड थे, पूरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था इंडिया का, राइट? तो वो क्या करेंगे कि भाई राजा जी ने बोला इनको ही वोट दो, और वो किसके अंदर वर्क कर रहा है? राजा जी के अंदर। समझ में आ गया? तो इसलिए वर्ड फेडरेशन यूज किया, और फेडरेशन में ओनली सम लिटिल थिंग्स ही क्या करी गई? स्टेट के अंदर लिस्ट में डाली गई। समझ में आ गया? तो इसलिए उसको क्या बोला गया? फेडरेशन वर्ड को लिस्ट में नहीं डाला गया, उसकी जगह क्या लिखा गया था? यूनियन ऑफ स्टेट्स।
ठीक है, ताकि स्टेट्स को ज़्यादा पावर ना दी जाए, लिमिटेड पावर दी जाए, ठीक है। और लिमिटेड पावर में भी फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल, और किससे हमने अडॉप्ट किया था? कैनेडियन मॉडल से, ये भी याद रखना। इसको भी मैंने पूरा डिटेल लेक्चर पहले में बताया था कि किस कंट्री से हमने क्या अडॉप्ट किया, अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो, ठीक है। चलो अब देखो फीचर्स, फीचर्स क्या क्या है हमारे फेडरल सिस्टम के, कैसे पावर्स की जो फीचर्स हैं, जो डिवाइडेशन ऑफ पावर्स है उसके फीचर्स क्या है, करना जरूरी है। डुअल पॉलिटी, ठीक है, डुअल पॉलिटी कैसे है? यूनियन नेशनल इंपॉर्टेंस मैटर, स्टेट रीजनल लोकल इंपॉर्टेंट मैटर। डुअल पॉलिटी कैसे है? एक तो यूनियन गवर्नमेंट चल रही है और एक स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलग सब्जेक्ट्स हैं रूल करने के लिए, इसके अलग सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल क्या? आर्मी चला रहा है यूनियन और पुलिस चला रही है हमारी स्टेट, तो डुअल पॉलिटी हो गई, हो गई डुअल पॉलिटी। समझ में आ गया डुअल पॉलिटी कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो सबसे मेन चीज जो फेडरेशन में है कि फेडरेशन वर्ड तो गिवन नहीं है, लेकिन उसके अंदर लिस्ट गिवन है, और लिस्ट में बाइफरकेट कर रखा है किसको? पावर्स को। क्यों है जरूरी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को बाइफरकेट क्यों किया गया? क्योंकि फिर वही फंडा हो जाता, एक पार्टी आती कुछ भी स्टेट से छीन लेती मेजॉरिटी पार्टी की, नहीं ये वाला तो हम रूल करेंगे, पुलिस एंड गवर्नेंस हम चलाएंगे, रूल ऑफ लॉ हम चलाएंगे। समझ में आ गया? तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका क्या होगा, जो चलने का तरीका है हर स्टेट का डिफरेंट है, हर स्टेट की डिफरेंट आइडियोलॉजी है, वो बंद हो जाती है, ठीक है। इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इसको फेडरेशन को क्या करता है? पावर देता है, ठीक है, कि कोई भी मेजॉरिटी पार्टी आके आपसे ये छीन नहीं सकती। समझ में आ गया? डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बता ही दिया कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड है पावर। क्या 7 शेड्यूल के अंदर ये पावर क्या है? डिवाइड है। क्या 7 शेड्यूल के अंदर ये पावर पूरी डिवाइड है। यूनियन में कितने सब्जेक्ट्स है? 98 सब्जेक्ट्स है। स्टेट में 59 है, कॉन्करेंट में 52 है। आप देखो यूपीएससी नहीं पूछेगा कितने सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसमें यूपीएससी पूछेगा बेसिक चीज कि बच्चों को दिमाग में क्या है। मैंने आपको बताया था यूनियन में वो सब्जेक्ट्स आएंगे, यही यूपीएससी आपके दिमाग से खेलेगा, कोई भी सब्जेक्ट डाल देगा कि इट इज अंडर द यूनियन लिस्ट, इट इज अंडर द स्टेट लिस्ट, और इट इज अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। तो आपको दिमाग में रखना है कि जो चीजें एज पर इंडिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो किस में जाएगी? यूनियन में जाएगी। मतलब वो पूरे होल इंडिया को अगर कोई चीज रिप्रेजेंट कर रही है, होल इंडिया को, तो वो यूनियन में जाएगी, ठीक है। अगर कोई चीज स्टेट का मेजर जो डे टू डे फंक्शन है, उसके अंडर आ रहा है, तो वो किस में जाएगी? स्टेट के अंदर जाएगी, ठीक है। और कॉन्करेंट में ये दोनों का से है, दोनों का, वो यूनियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जुडिशरी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, उसके अंदर कौन है? हाई कोर्ट है, बहुत सारे। तो इसमें क्या हो गया? यहाँ पे यूनियन भी है इन्वॉल्व तो स्टेट भी है इन्वॉल्व, तो इसके अगर रिलेटेड कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में चले जाएंगे। समझ में आ गया? फीचर्स ही उस तरीके से है जिससे कि क्या होगा, आपका कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको फीचर्स आइडेंटिफाई है तो आप वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। समझे? ठीक है। और क्या फीचर है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था पहले भी कि कौन है सुप्रीम? कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द पार्लियामेंट। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये, नॉट द पार्लियामेंट। हु इज सुप्रीम? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, राइट। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी है और रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड किस चीज के लिए? जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसको चेंज करोगे तो वो रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से वो चेंजेस होते हैं। दो टाइप की स्पेशल मेजोरिटी होती है, ठीक है, पढ़ाया हुआ है मैंने ये सब, ठीक है। द फेडरल स्ट्रक्चर कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्पेशल प्लस हाफ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट अप्रूव। देखो मैंने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ाया था, ये टाइप ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी है। कौन सी टाइप है ये? सेकंड वाली। सेकंड वाली टाइप क्या था? मैंने बताया था स्पेशल मेजॉरिटी होती है दो टाइप की, ठीक है। क्या होती है स्पेशल मेजॉरिटी? दो टाइप की होती है। पहली स्पेशल मेजॉरिटी होती है जिसमें स्टेट का से नहीं होता, ठीक है, उसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 लगती है। मतलब
half of the house strength plus 2/3 present and voting. ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, तो मतलब ये प्लस ये हो गई स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1, जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और उसको अमेंड करना है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें ये स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 लगती है. लेकिन अगर उसमें स्टेट का हल्का सा भी इन्वॉल्वमेंट हुआ तो उसमें एक 3 चीज और ऐड हो जाती है, वो होती है हाफ ऑफ द स्टेट. मतलब 28 स्टेट्स हैं, इसका हाफ 14. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाफ क्या हो गया 14. आई सेड मैं थोड़ा मैक्स में वीक हूँ. ठीक है, तो मतलब आपको हाफ ऑफ द स्टेट भी इसके अंदर इन्वॉल्व करेगा. कैसे? हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, मतलब अगर लोकसभा में पास हो रहा है तो 550 है. ठीक है, उसकी हाफ प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. उस टाइम पे कोरम में जो प्रेजेंट होगा उसके 2/3 प्लस हाफ ऑफ द स्टेट. क्या? प्लस हाफ ऑफ द स्टेट. ठीक है, 28 स्टेट्स है, उसमें से हाफ ऑफ द स्टेट्स अगर हाँ कहेगी तब ही जाके ये लिस्ट के अंदर चेंजेस होंगे. क्या होंगे? लिस्ट के अंदर चेंजेस होंगे. समझ में आ गया? तो ये है फेडरल स्ट्रक्चर कैन ओनली बी अमेंडेड बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. मतलब उसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी और आधी स्टेट्स की हाँ होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि जीएसटी में ये चीज इम्प्लाई करी गई थी. ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट ने जब हाँ बोला तब जाके जीएसटी आया. ठीक है, जीएसटी का जो न्यू रूप आप देख रहे हैं वो तभी आया. समझ में आ गया? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, स्टेट्स भी इसके अंदर क्या कर रही हैं, से है स्टेट का, इसके अंदर सेंटर के साथ साथ स्टेट भी इन्वॉल्व है, तो जीएसटी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, तब ये मेजॉरिटी लगी थी. 3 चीजें करनी है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 जिसमें स्टेट इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट, हाफ ऑफ द टोटल हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द स्टेट सेइंग यस टू दैट अमेंडमेंट. तो आपका ये अमेंड हो जाएगा. समझ में आ गया? आया समझ आपको स्पेशल मेजॉरिटी सेकंड टाइप? ठीक है, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, और ये भी एक फेडरल चीज को वो करती है. क्या करती है? सपोर्ट करती है फेडरल स्ट्रक्चर को. कैसे? कि जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है. मान लो कि सेंटर और स्टेट के बीच में टसल हो गई है. ठीक है, तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट इसलिए बनाया गया कि सिर्फ वो सेंटर की साइड ना ले. ठीक है, वो स्टेट की भी सुने और अकॉर्डिंग टू द लॉ वो क्या करे, उसको सॉल्व आउट करे. समझे? नेक्स्ट, बाइकैमरलिज्म. बाइकैमरलिज्म का मतलब मैंने बताया था आपको पहले, जब आपने पहले वाले क्लासेस में देखा होगा. बाइकैमरल का मतलब दो है, मतलब एक राज्यसभा और एक लोकसभा लेजिस्लेचर में. ठीक है, राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट कर रही है स्टेट को, लोकसभा रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया को. ये बाइकैमरलिज्म भी इन्वॉल्व करता है किसको, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर. ठीक है, लोकसभा का. ठीक है, लोकसभा में भी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो राज्यसभा में भी स्टेट से ही चूज करके मेंबर्स आते हैं. राइट, और स्टेट में जिसको मेजॉरिटी बनती है वही पीएम बनता है. तो ये क्या कर रहे हैं, ये सारी जो ये है, ये चीजें जो है ये क्या कर रही हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट कर रही हैं. मतलब सेंटर तो स्ट्रांग है ही, राइट, उसके साथ साथ स्टेट के पास भी जो पावर्स हैं, कि स्टेट को किस तरीके से पावर्स दी गई है और स्टेट को भी पावरफुल करा गया है, वो करता है फेडरल स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स या फीचर्स जो हमने अभी पढ़े हैं. लेकिन अगर आपने देखा होगा, मैंने एक डायलॉग ही देखो, ये देख लो पहले फीचर्स. ठीक है, फीचर्स हो गए. अब हम पढ़ेंगे कि फीचर्स तो है, फेडरल तो है इंडिया, लेकिन फेडरल के साथ साथ इंडिया क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी टिल्ट. समझे कि इंडिया फेडरल तो है, स्टेट्स में डिवाइडेड है पावर, लेकिन उसके साथ वो यूनिटरी टिल्ट है, टेढ़ा है. क्यों? क्योंकि जो यूनियन है, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास ना चाहते हुए भी ज्यादा पावर्स है स्टेट्स. और मैंने पहले भी समझाया था उस टाइम पे ऐसा क्यों किया गया था. प्रिंसली स्टेट्स थी. ठीक है, स्टेट्स अपनी मनमानी करते थे, डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, वो अपनी चीजें क्यों देंगे तुम्हें, हैं?
क्यों अपना पावर, अपनी अथॉरिटी वो जाके बोलेंगे हाँ भाई मैं तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता हूँ, ले लो ले लो ले लो, नहीं देता भाई कोई, ठीक है। आप देते तो अपनी प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही झगड़े चल रहे थे उस टाइम पे, क्या करा गया, यूनियन को पावरफुल बनाया गया ताकि स्टेट्स के पास से ना हो, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। क्यों बनाया गया यूनिटरी, वो देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर को ही स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, पीएम है, मेजॉरिटी पार्टी। तो क्या हो गया, सेंटर को ही स्ट्रॉन्ग बना दिया गया, ठीक है। कैसे, स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रिक्टेबल, द वर्ड यूनियन वाज चूजन। मैंने कहा था ना फेडरेशन की जगह कौन सा वर्ड आया था, यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि यूनियन मतलब स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो यूनियन से हट सके, सीड कर सके, ठीक है। तो इसलिए क्या करा गया, यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज करा गया कि यूनियन क्या है, पावरफुल है, किससे, स्टेट से, ठीक है। और क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो अपने इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या राजस्थानी बोलेंगे कि हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, या हरियाणा बोलेंगे हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन, पंजाब बोलेंगे हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, या केरला बोलेगा हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, नो, you all have one constitution, that is Indian constitution, and you all are Indians, ठीक है। you can't say कि I am from this state, I am this state, you all will follow the same constitution। समझ में आ गया, इसी से पता चलता है कि क्या है, सेंटर को अथॉरिटी दी गई है, ठीक है। और क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सेंटर के पास इतनी अथॉरिटी है कि अगर वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टर्म्स और कंडीशन जो उनको लगता है कि सही नहीं है, वो सिंपल मेजॉरिटी से भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट्स की जो बाउंड्रीज वगैरह होती है, ऑल्टर वगैरह करते हैं, नेम चेंज करते हैं, वो पार्लियामेंट आसानी से कर सकता है, ठीक है। इधर पार्लियामेंट का रोल रहता है ज़्यादा, पार्लियामेंट यहाँ पे वीवीआईपी है, वीवीआईपी, समझ में आ गया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर करता है कि यूनिटरी टिल्ट है, सेंटर के पास पावर है, टिल्ट है उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इक्वालिटी नहीं है, आपने देखा होगा लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में देखा होगा, जो हमको क्या लोकसभा में और राज्यसभा में, राज्यसभा में क्या होता है, पॉपुलेशन के बेस पे आपको सीट मिलती है, ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन, जैसे कि मान लो एग्जांपल गोवा, गोवा की एक ही सीट है क्योंकि गोवा की जो पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है। तो इसलिए देखो कि पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। इससे पता चलता है कि यूनिटरी टिल्ट है, ज़्यादातर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। और भी इसके अंदर चीज़ें हैं, फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, है ना, जैसे कि इमरजेंसी होती है, ये देखो ये है सेंटर, ये हमारा सेंटर है और ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये हमारी 28 स्टेट्स। और सेंटर क्या है, इनका अथॉरिटी है, ज़्यादातर यूनिटरी टिल्ट पावर्स देखी गई है, जैसे कि इमरजेंसी पावर्स होती हैं। इमरजेंसी में आपने देखा होगा प्रेसिडेंट रूल, इसमें क्या होगा, जितने भी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एग्जीक्यूटिव वर्क्स जितने भी होंगे, राइट, लेजिस्लेचर वर्क्स जितने भी होंगे वो किसके पास चले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, स्टेट के, ठीक है। तो इमरजेंसी भी इंश्योर करता है। ऑल्सो फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी कौन है हेड, सेंटर के पास चल जाती है। या अगर वॉर भी होता है तो किसके पास चल जाती है, सेंटर के पास आउटमोस्ट पावर चली जाती है। तो ये इंश्योर करता है कि भाई किसके पास है पावर, अल्टीमेट किसके पास जा रही है, सेंटर के पास जा रही है। देखो डोर किसके पास है, ये सेंटर के पास डोर है, समझे। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप सिंगल है, वी ऑल विल बी कॉल्ड द इंडियन सिटीजन्स, वी विल नॉट बी कॉलिंग आई एम अ राजस्थानियन सिटीजन, I am a Haryanvi citizen, I am a Punjabian citizen, no, you all are Indian citizen, it is a single citizenship। और इसमें क्या है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कैसे सिटीजनशिप होती है, लॉ से सिटीजनशिप कैसे होती है, कि अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, बोलो पेंसिल, सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। तो सिंगल सिटीजनशिप ये भी इंश्योर करता है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वो सेंट्रल सर्विसेज ही तो है, सेंट्रल सर्विसेज ए और बी ग्रेड जो पोस्ट होती हैं, यही तो तैयारी कर रहे हो आप सेंट्रल सर्विसेज की, ऑल इंडिया सर्विसेज की। तो ऑल इंडिया सर्विसेज भी इसका क्या है, ये बताता है कि कैसे क्या है, सेंट्रल टिल्ट है पावर का, सेंटर आपको किसी भी स्टेट में डाल सकती है,
समझ में आ गया। और गवर्नर, देखो गवर्नर तो ऑल टाइम पे फेमस है। गवर्नर क्या है? ईयर माउथ ऑफ सेंटर इन स्टेट। स्टेट का लिंक जो सेंटर से होता है, स्टेट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब कौन देखता है? गवर्नर देखता है। और वो गवर्नर किसको बताता है? सेंटर को बताता है। ठीक है, आउटमोस्ट पावर किसको दी गई है? गवर्नर को दी गई है। और इसलिए आप देखोगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और गवर्नर का क्या होता है, 36 का आंकड़ा रहता है। जब आप पढ़ोगे ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हो, देखते होंगे इस गवर्नर का इससे लड़ाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई, क्योंकि गवर्नर को सेंटर का बोलता जाता है, चमचा बोला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? सेंटर करता है, और अपने हिसाब से करता है। ठीक है, उसका डिसोल्यूशन भी सेंटर गवर्नमेंट करती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई से नहीं होता कि वो क्या करे, सब से किसके पास होता है? सेंटर गवर्नमेंट के पास। ठीक है, वेटो ओवर स्टेट बिल्स। ठीक है, वेटो का मतलब पावर्स, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ओवर बिल्स। देखो मैंने बताया था कोई भी एक्ट, कोई भी बिल एक्ट तभी बनेगा जब किसका ठप्पा लगेगा? प्रेसिडेंट का ठप्पा लगेगा। किसका प्रेसिडेंट लगेगा? प्रेसिडेंट का ठप्पा लगेगा। ठीक है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी बिल पास करवा के उसको एक्ट बनाना चाहती है, और उसमें अगर गवर्नर ने ये डाल दिया कि ये जो बिल है ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, ये जुडिशरी को वायलेट कर रहा है, और मुझे लगता है इस बिल के अंदर थोड़ी गड़बड़ है, तो वो क्या करेगा? वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रख देगा प्रेसिडेंट के लिए। क्या कर देगा? प्रेसिडेंट के लिए रिकंसिडरेशन के लिए रख देगा। अब प्रेसिडेंट के पास क्या आ जाती है? वेटो पावर आती है। और प्रेसिडेंट किसके अंडर रहता है? पीएम, हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस फॉलो करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी पार्टी होती हैं। तो अब मान लो कि कोई स्टेट का बिल है जो अपोजिशन पार्टी का है, तो क्या वो पास होने देंगे? नो। समझ में आ गया? क्या वो पास होने देंगे? नहीं होने देंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे या तो बिल को रिटर्न करते जाओ, इसमें कमी है, या उसको पॉकेट वीटो डाल दो, अनलिमिटेड टाइम के लिए उसको क्या कर दो? पॉकेट वीटो में डाल दो। तो इस तरीके से जो प्रेसिडेंट का पावर है, वेटो पावर है, वो भी सेंटर को पावरफुल बनाता है। क्या करता है? सेंटर को पावरफुल बनाता है स्टेट के आगे। क्या करता है? पावरफुल बनाता है। मैंने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, टाइप्स ऑफ पावर्स, ये सब हमने अलग अलग लेक्चर्स में करे हैं। नहीं पढ़ा? लेक्चर देखो, आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो अबाउट फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन में आपको देखना है कि फेडरेशन वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन कौन से लिस्ट है, कैसे समझाएंगे? यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, स्टेट में क्या आएगा, कॉन्करेंट में क्या आएगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि नोट देख लीजिए, कि कैनेडियन मॉडल से हमने इसको उठाया था। और क्या देखा? इसके फीचर्स देखे कि फेडरेशन मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे है, कौन कौन से फीचर्स है जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे कि डुअल पॉलिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन है पावर का 7th शेड्यूल में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, रिजिड है, और उनको सेव कौन करता है? जुडिशरी भी सेव करती है। ठीक है, स्टेट के सेफगार्ड के लिए। बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, जिसमें क्या होता है? राज्यसभा में पूरी स्टेट रिप्रेजेंट करती है। राइट, तो जितने भी बिल्स वगैरह जो एक्ट बनते हैं उसके अंदर भी स्टेट का से होता है। ठीक है, फिर हमने देखा चलो स्टेट का तो से है ही, सेंटर कैसे पावरफुल है, यूनिटरी टिल्ट कैसे। तो हमने देखा कि सेंटर के पास भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे सेंटर पावरफुल होती है। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे है, ठीक है, स्टेट कैसे इंडिस्ट्रक्टेबल है, फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल भी है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास आउटमोस्ट पावर है। ठीक है, स्टेट्स को लेके ऑल्टरेशन वगैरह करने के लिए। ठीक है, इक्वालिटी नहीं है, कैसे? राज्यसभा में क्या होता है? सीट्स किससे अलॉटेड होती है? एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, फिर हमने देखा इमरजेंसी प्रोविजन में भी सेंटर को ज्यादा पावर है, सिंगल सिटीजनशिप में भी सेंटर को ज्यादा पावर है, ऑल इंडिया सर्विसेज में भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंटर करते हैं। राइट, गवर्नर में भी कौन कर रहा है? अपॉइंट, सेंटर कर रहा है। और अगर वेटो की बात की जाए तो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो भी सेंटर डिफाइन कर रही है। तो इससे पता चल रहा है कि सेंटर पे टिल्ट कैसे है, पावर सेंटर पे कैसे जा रही है। ठीक है, तो हमारा ये पूरा लेक्चर हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन, जो हमारी प्रथा है कि हर लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन करना पड़ता है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन फेडरेशन? इंडिया फेडरेशन का कौन सा फीचर नहीं है, गलत क्या है? चलो देखते हैं।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी फीचर है, यस। जुडिशरी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है स्टेट को, स्टेट को सेंटर के जुल्म से प्रोटेक्ट करती है, यस। तो इट इज अ फीचर। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स डिवाइड है, पावर्स डिवाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, है। तो ये भी क्या है? फेडरल है, फीचर कर रही है वो कहीं ना कहीं स्टेट को प्रोटेक्ट, ठीक है। तो हो गया फेडरेशन। बाइकैमरलिज्म है ही, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में क्या हो रहा है? सारे स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंटेशन हो रही है, स्टेट बच रहा है, स्टेट बच रहा है सेंटर के जुल्मों से यहाँ पे, यस। तो ये भी क्या है? पार्ट ऑफ द फेडरल फीचर है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द फेडरेशन यूनिट्स। क्या ये जितनी भी फेडरेशन यूनिट है उसके एग्रीमेंट का नतीजा है फेडरेशन? नहीं, ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या है? डी, डी इज द रॉन्ग थिंग हियर। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा लेक्चर्स को आसानी से समझो ताकि कुछ भी पॉइंट आए उसको एनालाइज करके आप आंसर दो। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस, वी आर वेरी ग्लैड, ठीक है। रोज वीडियो देखो, रोज कंसिस्टेंट रहो। हमारा जो टारगेट है, एक भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।